नमस्कार। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शूज़ का ऑक्सफोर्ड वेरिएशन। अब इस ऑक्सफोर्ड वेरिएशन के लिए सबसे पहले हमारे पास इस तरीके का एक मेन फॉर्म होना चाहिए, जहाँ पर हम देख रहे हैं आउटर लाइंस हैं हमारे पास, और शूज़ की जो बैक हाइट होती है, जहाँ पर हमारा जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है बैक हाइट के लिए, वो हमारे पास नोच अवेलेबल है। देन हमारे पास वैम पॉइंट और बॉल पॉइंट अवेलेबल है, और ये आउटर की जो लाइन है वैम्प और बॉल पॉइंट को अटैच करती है, वो अवेलेबल है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर जो हमारा वैम पॉइंट और बॉल पॉइंट, इसकी जो बीच की डिस्टेंस है, इसको मेज़र करते हैं। मेज़र करने के बाद इसको हाफ करके यहाँ पर एक पॉइंट या नोच ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया इस लाइन का। अब इस मिड पॉइंट को हम आपके बैक हाइट से मैच कर देते हैं। मैच करके अब हमारे पास ये ट्रेड लाइन यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। अब यहाँ पर हम इस मेन फॉर्म को एक कॉमन पैटर्न शीट पर ट्रेस कर लेंगे। सबसे पहले हम आउटर लाइन ट्रेस करेंगे। आउटर लाइन हम फाइनल, बहुत फाइन पेंसिल, आप पेंसिल जो यूज़ करोगे वो 0.5 mm की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिए हैं। यहाँ पर प्रिकर्व की हेल्प से आप इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ पर नोच बना लेंगे। ये हमारा पॉइंट अवेलेबल हो जाएगा। देन इस लाइन को हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद फिर इस मिड पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट से इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद में अब ये हमारे पास लास्टिंग मार्जिन इस फेदर एज से, जो आपका बॉटम एरिया है, इस बॉटम एरिया से हमें शूज़ के लिए लास्टिंग मार्जिन ऐड करना होता है। अकॉर्डिंग टू मटेरियल थिकनेस हम यहाँ पर मार्जिन ऐड करते हैं। तो 16 to 20 mm मार्जिन हम ऐड कर सकते हैं। अब मैं 16 और 20 के बीच में 18 mm का मार्जिन यहाँ पर ऐड करता हूँ। इससे हम मेज़र करके जो आपका बैक पार्ट है, यहाँ पर 18 mm हम मार्क करते हैं। और अब जब टो एरिया आता है हमारा, तो टो एरिया पर हम पहले 70 और फिर यहाँ पर 60 mm मार्क कर लेते हैं। 80 यहाँ पर करेंगे और 60 फ्रंट में करेंगे। देन इसके बाद हम इस लाइन को, या जो हमारे पास मेजरमेंट है, हम इनको डिवाइडर से ऐड कर लेंगे। ये हमारा आपका टोटल लास्टिंग मार्जिन हो गया। अब इस लास्टिंग मार्जिन के लिए हम या तो इस तरीके से मेन फॉर्म को बॉटम में सेम शेप में
डायरेक्ट ट्रेस करेंगे लाइनों को अटैच करते हुए। ये यहाँ पर और इस तरीके से हम सभी पॉइंट्स को ऐड करते हुए आपस में अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस मिड पॉइंट से। अब हम यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स अवेलेबल हैं उनको हम बाय नेम या बाय फेस डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसको ए बी सी डी, ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स अवेलेबल हो गए। 1 2 3 4, ये हम जब मेन फॉर्म से जब ट्रेस करेंगे तब ये पॉइंट्स हमारे पास पहले से, ये आपका बैक हाइट हो जाएगा, ये आपका वैम्प पॉइंट, मैं मार्क कर देता हूँ इसको। ये वैम्प पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया बॉल पॉइंट, और ये बैक हाइट पॉइंट, बैक हाइट पॉइंट। ये हमारे पास पॉइंट हो गया। इनके नाम मैं दे चुका हूँ आपके सामने। अब स्टार्ट करते हैं हम वैम पॉइंट से, जैसा कि हमने डर्बी में स्टार्ट किया था, बट यहाँ पर हमारा आर्टिकल चेंज है। तो इस इन स्टेप पॉइंट की तरफ हम ध्यान देते हैं, ये डायरेक्ट स्टिच है डी, और इस पॉइंट को हम ई से डिफाइन करते हैं। ए ई पर हम फ्रंट सबसे पहले 70 to 75 वट जो भी आप लेना चाहते हैं, मैं 75 लेता हूँ। देन ये हमारे पास यह पॉइंट हो गया, यहाँ पर मैं 75 mm ले रहा हूँ। तो ये 75 mm हमारा हो गया। फिर F से 10 mm, इसका जो डिफरेंस है वो 10 mm। ये जो पॉइंट है वो G, ओके। इसको हम अब F पॉइंट से 90 डिग्री डाउन साइड पे ये लाइन ड्रॉ करते हैं, और G पॉइंट से भी हम 90 डिग्री लाइन को स्ट्रेट लाइन तक ड्रॉ कर देंगे। अब हमारे पास H और I दो पॉइंट्स आ गए। अब D और H को हम डिवाइड करेंगे, D और H को हम मेज़र करेंगे। 10.2 मेज़रमेंट आ रहा है, 5.1 पे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट को J नाम दे देंगे। अब इस J से 2 mm डाउन करके ये यहाँ पर 2 mm डाउन करके हम एक डैश मार्क करेंगे। इस डैश के बाद हम फिर से अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। अब ए बी लाइन पर हम क्या करेंगे, ए से एफ की तरफ एक पॉइंट और मेज़र करेंगे 5 mm पे। इसका जो डिफरेंस होगा वो 5 mm होगा। ये आपका पॉइंट के हो गया। अब
हमारे पास जो सी पॉइंट था इसको हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। ओके, अब हमारी जो नई लाइन क्रिएट हो गई वो सी और के हो गई। देन आफ्टर वी हैव अ न्यू लाइन फ्रॉम ए से हम 30 mm पे यहाँ पर मार्क करेंगे फॉर पार्ट की तरफ। इस पॉइंट को L डिफाइन करेंगे और यहाँ से भी हम 90 इस लाइन के परपेंडिकुलर अप्रॉक्स 12 to 15 mm ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और एक पॉइंट हम इस जगह पर लास्टिंग मार्जिन के एरिया पे ले लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे। इस पॉइंट को हम M डिफाइन करेंगे और इस M से 10 to 12 mm 10 mm या 12 mm पर यहाँ पर हम मार्क करेंगे। इसको हम N से डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में जो हमने G और I लाइन ड्रॉ की थी यहाँ से G पॉइंट से 25 mm पे एक ये पॉइंट करेंगे O और इस A पॉइंट से हम 15 mm पर एक पॉइंट क्रिएट करेंगे P। ओके, अब हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो चुका है। अब हम प्रिपरेशन करेंगे कर्व्स की। उसके पहले हम D पॉइंट से काउंटर के लिए 20 to 25 mm अप्रॉक्स हम 20 mm पर मार्क करते हैं। अब इस पॉइंट को हम Q पॉइंट से जस्ट नीचे की तरफ ड्रॉ कर एक लाइन और या एक पॉइंट लेंगे हम 20 mm पे। हम यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस पर मेजरमेंट हम ले लेते हैं 15 mm। इसका जो डिफरेंस होगा वो ये आपका 20 mm और ये 15 mm। अब इस लाइन के Q लाइन के हम यहाँ पर परपेंडिकुलर अब इस पॉइंट को R से डिफाइन कर देंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर हम प्रिपेयर कर लेंगे। अब हम इस O और P को डैश करके यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब इस ऐप से हम 5 mm इस लाइन पर एक मार्क लेंगे
इस पॉइंट को एस दे देते हैं वर्क नेम। फिर के पॉइंट से और हम आपका यस पॉइंट को डायरेक्ट ऐड करेंगे। ओके, और सी पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पर 25 mm हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। और इस स्ट्रेट लाइन के सी और डी के ठीक 5 mm पर यहाँ से हम मार्क करेंगे। इनको आपस में अटैच करेंगे। अब जैसे हम डर्बी में हमारा कर्व हमने यहाँ पर मेंटेन किया था, एस पॉइंट पे हम एक कर्व इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। देन इस पॉइंट से एफ और एच लाइन से हम 20 to 25 mm का एक 25 mm हम मार्क करते हैं। इसका जो डिफरेंस है वो 25 mm ये डिफरेंस अवेलेबल होगा। अब डी और जे पर हमने जो 2 mm स्लॉट नीचे डाउन किया था, इसको हम पेंसिल से अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद में अब हम यहाँ पर कर्व मेंटेन करेंगे। यहाँ पर इस पी पॉइंट के थोड़ा डाउन करके हम यहाँ पर इस तरीके से पी पॉइंट से लेते हुए, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो मोर देन बेटर है। यहाँ से हम 5 mm डाउन करके इस तरीके से यहाँ पर मर्ज कर देते हैं। देन अब ये जो हमने यहाँ पर कर्व बनाना है, इसको हम यहाँ से मेंटेन करेंगे और इस तरीके से कॉइन की हेल्प से ये छोटा सा कर्व बना देंगे। अब अप्रॉक्स 25 mm यहाँ पर मार्क करेंगे और इस 25 mm के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से शेप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हम पर्टिकुलर शेप को मेंटेन करेंगे।
पहले इस कर्व को करेंगे, फिर यहाँ पर इस कर्व को मेंटेन करेंगे। अब इस लाइन से 25 mm पर एक ये मार्क करेंगे। और यहाँ से इस पर एक 50%, ये जो आपका एंगल है इसके 50% पर ये मार्क कर लेंगे। ये जो हमने कर्व बनाया था, इस कर्व से होते हुए शेप को मेंटेन करते हुए यहाँ पर ऐसे अब के और ये आपका टी हो गया पॉइंट। अब के और एस से 12 mm डाउन करके यहाँ पर मार्क करेंगे, 2 पॉइंट लेंगे और यहाँ पर एक नया पॉइंट आ जाएगा U और ये V। अब V से 12 mm पर यहाँ मार्क करेंगे, 12 mm, और U पॉइंट से 12 mm सेकेंड X और Y 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम मेज़र करेंगे। ये हमारा आ रहा है 46 mm। 46 डिवाइड बाई 4, तो 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4, 2, 11.5, तो अप्रॉक्स 11 and a half, 11 and a half, 11 and a half। ये आपके पास आइलेट के लिए मार्क हो गया। अब हम 2 कर्व हमारे पास रह गए हैं, अब इनको कंप्लीट करेंगे। अब हमने जहाँ J पॉइंट को छोड़ा था, जस्ट वैसे ही कर्व को मेंटेन करते हुए, अगर आपको प्रॉब्लम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 75 टोटल 35 ये लाइन होगी, 75.5 ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आया था, और ये पॉइंट 35 mm पर यहाँ पर आएगा। अब इस तरीके से इस लाइन में हमने मर्ज कर दिया। ये हमारी अब टॉप लाइन प्रिपेयर हो गई।
और एक हमारा टॉप पोर्शन और रह गया है। यहाँ पर हमने 15 mm जो स्ट्रेट लाइन ली थी, यहाँ से इस तरीके से शिफ्ट करके मूव करके हमें आगे यहाँ पर इस पॉइंट पे अटैच कर देना। अब ये छोटा सा हमारा टंग का एक पार्ट बच रहा है, तो यहाँ से हम इस टंग को कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा ऑक्सफोर्ड का स्टैंडर्ड प्रिपेयर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेशन में इसके पैटर्न्स प्रिपेयर करेंगे। ओके, थैंक यू वन ऑफ ऑल।